आपकी अप्रोच मेंस की क्या थी इंदु, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के जो हाई लेवल सवाल जो हमें परेशान करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी आपने कैसे बनाई? प्री और मेंस जैसा कुछ अलग नहीं है, सेम चीज आता है। मेंस में आपको तीन चार चीजें ऐड कर देते हैं एक साथ में कि आपको वहां पे फिर जाके सॉल्व करना है, लेकिन प्री में आपको बहुत इजीली वन लाइनर्स आते हैं जो कि बहुत इजी होता है सॉल्व करने के लिए। मेरी अप्रोच ऐसी थी कि जो टॉपिक मैं उठाती थी उसको मैं थोड़ा मैक्सिमम लेवल तक लेके जाती थी। और प्री जब भी एग्जाम पास होता था तो मैं सिर्फ मॉक्स पे फोकस करती थी ताकि मेरा स्पीड कहीं ना लैक हो। और मेंस के टाइम पे थोड़ा भारी भरकम चीजें मैं प्रैक्टिस करती थी ताकि मुझे वो भी फायदेमंद हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, हमेशा हम आपके सामने कोई ना कोई ऐसे कैंडिडेट को लेके आते हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी हमें शेयर करते हैं। आईबीपीएस का कैलेंडर लॉन्च हो गया है, 2024 के एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब हम एज अ स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और एज अ टीचर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास डेली 10 से 20 ऐसी क्वेरीज आती हैं जो स्टडी से तो होती ही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस की मन नहीं लग रहा है, घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, फोकस नहीं हो पा रहा है। और हमें ये चीज समझना होगा कि ये जिंदगी के हर पहलू में ये सिचुएशन कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप फोकस अपना बनाए रखेंगे तो आप जिस फेज में हैं, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे प्रिपरेशन टाइम हो, चाहे जॉब हो, आप ग्रोथ हमेशा पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में दुख कभी कम नहीं होते हैं। आपको बैलेंस करना होता है। आज हमारे साथ इंदु है। हाय इंदु, हाउ आर यू? गुड सब। सबसे पहले इंदु, आप हमें ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है, और कौन सा एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है इंदु? सर मैं प्रॉपर बिहार बक्सर से हूँ, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हल्दिया वेस्ट बंगाल में है और मैंने ग्रेजुएशन आईटी में किया है। और मैंने आरआरबी पीओ 2022 क्लियर किया है, 23 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो अभी मैं पोस्टेड हूँ यहाँ पे। आप आरआरबी पीओ में एज वेस्ट ऑफिसर बंगाल में। अभी काम कर रही हैं? जी, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। ओके। जी। सो आई थिंक आपको 1 साल से ऊपर हो गया है अनुभव बैंक में। नहीं सर, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को है। हमारी ज्वाइनिंग अप्रैल एंड में हुई थी। ओके, ठीक है। आपने डिग्री कौन सी करी थी इंदु, क्या बताया आपने? आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आईटी में क्या मतलब, ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग करी है? और जी, ग्रेजुएशन किया है, बीएससी आईटी। बीएससी आईटी किया है। जी। इंदु, कब दिमाग में आया यार कि मतलब बीएससी आईटी और आरआरबी पीओ दोनों तो बहुत अलग अलग होते हैं, तो कब ऐसा दिमाग में आया कि नहीं यार, बैंकिंग में जो है वो कैरियर देखना चाहिए? सर इनिशियली मैंने स्टार्ट किया आईटी में, तो थोड़ा कुछ इंटर्नशिप टाइप ऑफ जैसा हमारा होता है, उसके बाद अच्छा नहीं लगा तो मैंने ऑलरेडी एचआर में स्विच कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा स्कोप मिला और मैं बिल्कुल अपने घर पे रह करके बहुत अच्छे से एकदम जॉब कर रही थी। लेकिन मुझे कोविड का टाइम आया तो थोड़ा सा देखा आसपास, हमारे ऑफिस में काफी कुछ हुआ ऐसा, जिसके बाद मुझे लगा कि जॉब स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब मुझे 3 मंथ्स का टाइम मिला मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि क्या बेटर कर सकते हैं। वहां पे मैंने देखा कि गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री कुछ ऐसा है जहां पे कि मेरे ये आईटी स्किल्स भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी बैंक टेक्निकली काफी एडवांस हो रहा है। चाहे वो आप ऑनलाइन ट्रांसफर बोलिए, यूपीआई कहिए, हर चीज के लिए तो कहीं ना कहीं मेरा ये स्किल्स भी यूज हो जाएगा और साथ ही में मेरा जो एक जॉब स्टेबिलिटी का इशू मुझे लग रहा है वो शायद सॉल्व हो जाए। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम थी कि मुझे जॉब के साथ ही कंटिन्यू करना था। आई कुड नॉट अफोर्ड कि मैं जॉब छोड़ के कुछ करूं। और जॉब के साथ साथ मैं कोचिंग भी कराती थी, तो मेरा 9 to 6 जॉब, उसके बाद फिर 10 बजे तक ट्यूशन एंड ऑल, उसके बाद मैं फ्री होती थी। तो कोविड के टाइम मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। और इंदु, जब हमने बैंकिंग की तैयारी करना स्टार्ट किया होगा तो जनरली हम जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं: मैथ, जी। रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। जी। और एक क्लिक देखने के बाद हमें ये क्लियर हो जाता है कि देखो, ये वाला सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, और ये सब्जेक्ट जो है वो बड़ा खतरनाक है मेरे लिए, मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। इंदु, आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन सा था, वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा था, और वीक सब्जेक्ट में आपने काम करके कैसे उसे भी स्ट्रांग बनाया? हाँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो इंग्लिश सबसे फर्स्ट मेरा था, जो कि मुझे कोई टेंशन नहीं था। अपार्ट फ्रॉम कि वहां पे वोकैब्स थोड़ा ज्यादा पढ़ना था मुझे, ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ था, लेकिन इंग्लिश वाज समथिंग दैट आई नीड नॉट टू थिंक ऑफ। और मैं क्योंकि साइंस स्टूडेंट हूँ तो क्वांट वाज ओके, क्योंकि वहां पे बेसिक्स क्वांट के आते हैं तो मैं उसके साथ थोड़ी फेमिलियर थी।
प्रॉब्लमेटिक था करंट अफेयर, जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, और रीजनिंग, जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पढ़ के मैं मुझे लगता था कि ये सब नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि वो इतना अंडरस्टैंडिंग और पजल्स वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो मेरे लिए अब अगर हॉन्टिंग कहूँ तो रीजनिंग था। करंट अफेयर तो फिर भी समझ में आ जाता है, रीजनिंग मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए। चलिए, तो सब शुरुआत मैं रीजनिंग से ही करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का, चूंकि ये बात सही है इंदु, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले या मैं कहूँ बैंकिंग में आने से पहले हम रीजनिंग के बारे में नहीं जानते थे, है ना। बिल्कुल। चाहे बैंक या एसएससी की हम बात करें, क्योंकि ग्रेजुएशन में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। हमने नॉर्मली मुहावरों में कभी रीजनिंग वर्ड सुना होगा कि अरे रीजनिंग लगा लो ना, बस हाँ इतना ही हाँ सुना था, बिल्कुल। इससे ज्यादा हम लोग नहीं जानते थे। जी बिल्कुल। तो रीजनिंग की इंदु बिल्कुल स्क्रैच से आपकी तैयारी कैसी थी, और जो बच्चे रीजनिंग में थोड़ा सा परेशान होते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? रीजनिंग एक्चुअली मैंने जैसा आपको कहा कि मैं कोविड के टाइम पे एक्सप्लोर कर रही थी, जब मैंने एक्सप्लोर किया और जब मैंने देखा कि सिलेबस क्या है, तो मैं ऑफ कोर्स हर कोई जो करता है मैंने भी वही किया कि उसके डेप्थ में जाने की कोशिश की। लेकिन रीजनिंग काफी दिन तक ऐसा कुछ था जो पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब वीडियोस इनिशियली सर्च करना शुरू किया, कई सारे वीडियोस मैंने देखा, उसमें से फिर आपके वीडियोस देखे, जहाँ पे मुझे जो पढ़ाने का तरीका था इतना बेसिक तरीके से आपने, मतलब वहां पे आपके यूट्यूब वीडियोस में जो मैंने देखा कि इतने बेसिक तरीके से कि जिसे रीजनिंग मेरे जैसा इंसान अगर सीख गया तो आई बिलीव हर कोई सीख सकता है। तो और खास करके पजल्स जो बिल्कुल सॉल्व नहीं होते थे, और एक टाइम अब ऐसा है कि मैं मेंस लेवल के पजल्स भी बहुत बढ़िया से करती हूँ एकदम। तो एक तो चीज मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट कीजिए अगर करना है तो, और दूसरी चीज है कि प्रैक्टिस, पजल या जो भी रीजनिंग, अगर किसी का वीक पॉइंट है या स्ट्रांग पॉइंट है ये मैटर नहीं करता। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे वो एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि हमको एग्जाम में बिल्कुल टाइम बाउंड होके करना पड़ता है, वहां पे ये मैटर ही नहीं करता कि आपको आता है या नहीं आता। वहां मैटर करता है कि विद इन टाइम लिमिट आप कर पाए तो यू आर दी चैंपियन, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इंदु। करंट अफेयर इंदु, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ तक पढ़ें। मोदी साहब आज यहाँ हैं, कल मोदी जी कहीं और पहुंच गए, परसों मोदी जी कहीं और पहुंच गए, और जहां भी जा रहे हैं एक नई न्यूज बन के आ रही है। बिल्कुल, और ये हमारा भी था। तो एक जीए के जो टीचर हैं आइडियली वो कहते हैं कि 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आपको पढ़नी चाहिए। जी। आपकी अप्रोच इंदु बिल्कुल बेसिक से जीए की क्या थी, और वो बच्चे जो जीए में परेशान होते हैं उनको आपका क्या मैसेज होगा? जी का मैंने जितना भी यूट्यूब पे ही एक्सप्लोर किया ऑफ कोर्स, तो मैंने जब देखा तो आपने जो अभी कहा बस यही बात सच है कि 6 मंथ जनरली जो अच्छे टीचर है वो बहुत ज्यादा, मैंने यूट्यूब के एक बहुत ही फेमस टीचर से ही पढ़ा है बिल्कुल। तो उनके ही वीडियोस देखा है जो काफी हेल्पफुल है, बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं, और हर वो चीज इतनी बार रिवीजन करा देंगे ना कि रट जाएगा बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरीके से वो उन्होंने जीके कराया हुआ है, तो मैंने भी 6 मंथ का अप्रोच लिया है। लेकिन मैं कहूंगी कि सिर्फ 6 मंथ या ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको जीके के साथ एक कनेक्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बैक 6 मंथ का पढ़ते हैं तो अगर मैंने फेब्रुवरी से स्टार्ट किया, कुछ न्यूज ऐसे भी आएंगे जो जनवरी या दिसंबर से कनेक्टेड होंगे, तो आपको वो समझ करके उसको लेकर आना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि फिनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस ये सब चीजें भी हैं वहां पर, जहाँ पे आपको स्कीम्स वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, जो इनिशियली मुझे भी समझ में नहीं आया था, टाइम लगा था। लेकिन वो सब अगर है तो बहुत अच्छे से स्कोर हो जाएगा, और ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको जीके लेके दिन भर बैठना, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आपको देना पड़ेगा उसको, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश इंदु एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। जी। ये आपके लिए एक अच्छी चीज है कि आपने इंग्लिश बैकग्राउंड से पढ़ा है, तो आपके लिए चीजें आसान थी। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जी। उन्हें लैंग्वेज एरर आते हैं, वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। आपके अकॉर्डिंग कोई अगर बिगनर बच्चा है हिंदू, तो वो इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से कैसे पढ़े, और वो क्या एक स्क्रैच वाली स्ट्रेटजी है जिससे हम इंग्लिश में अपनी कमांड कर सकते हैं? इंग्लिश का अगर स्टार्ट से करना है, फिर भी इतना तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी हम एग्जाम देते हैं पीओ या क्लर्क का, तो हम ग्रेजुएट्स हैं। और सिंस वी आर ग्रेजुएट, हमें ऐसा नहीं कि एबीसीडी से स्टार्ट करना है, तो स्क्रैच हमारे लिए यह है कि ग्रामेटिकल चीजें, जैसा कि कह सकते हैं कि कुछ बैकग्राउंड में जरूरत ही नहीं पड़ता, तो वीक कोई नहीं होता है सर, बस प्रैक्टिस छूट जाता है इंसान का, 10th तक सब अच्छे होते हैं। लेकिन उसको अगर फ्लो में लाना है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, मैंने कई बार सुना है कई सारे वीडियोस में कि सीधा न्यूज़पेपर उठा लो, ये कोई तरीका नहीं है, न्यूज़पेपर उठा के आपको कुछ समझ नहीं आने वाला।
तो इनिशियली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रीडिंग के साथ कोई बुक्स अपने इंटरेस्ट के स्टार्ट करें। पहले रीडिंग में फ्लो बनाए, क्योंकि हमें वहां आरसी सॉल्व करना पड़ता है। आपने जो अभी कहा अंडरस्टैंडिंग, वो मेन रोल प्ले करता है। आपको क्या आता है और क्या नहीं आता वो सेकेंडरी हो जाता है इंग्लिश का। अंडरस्टैंडिंग ये रीजनिंग में भी बहुत काम देता है, जो आप बार बार अपने वीडियोज में भी बोलते हैं, जिससे मुझे बहुत हेल्प किया है रीजनिंग को समझने के लिए। कि अंडरस्टैंडिंग, आपको लाइन पढ़ते, जो आप कहते हैं कि लाइन पढ़ते आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या क्या करना है अल्टीमेटली उसके बाद। ये चीज आरसी के लिए भी फॉलो होता है, तो वहां से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज है कि एडिटोरियल्स के जो वर्ड्स आते हैं, वो कैप्स, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम्स में आरसी में भी दिया जाता है, साइनो और एंटो। इसके अलावा हम लोगों को वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आता है। तो उससे कनेक्ट होने से बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। और जैसे हम रीडिंग करेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, रेन एंड मार्टिन का बुक जो बहुत सारे टीचर्स सजेस्ट भी करते हैं, एक्चुअली वो अच्छा है कि आप अपने बेसिक ग्रामर्स को, प्रेपोजिशंस या फिर आपका टेंस, आर्टिकल्स, यहाँ से जितना भी एरर वाला चीज निकल के आ जाता है। तो 5 to 10 मार्क्स आपके यहीं पे कवर हो जाते हैं, छोटी छोटी सी चीजों में, बिल्कुल बिना दिमाग लगाए। और बाकी आप आरसी कर लीजिए, शॉर्टेड है। एग्जाम क्लियर ही करना है, चैंपियन थोड़े बनना है। मैथ्स का एक जो सब्जेक्ट है इंदु, जी मैथ्स भी एक बहुत बड़ा फियर है लोगों का। और मतलब स्पेशली जब वो बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक खौफ रहता है कि यार कितने क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कर पाऊंगा, मैं बेसिक से कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। आपकी अप्रोच बिल्कुल बेसिक से क्या थी मैथ्स के रिगार्डिंग, और जो बच्चे मैथ्स में परेशान होते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैथ्स तो सर, मैं भले ही साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन बैंकिंग हमारा बार बार एक ही चीज है कि वो टाइम बाउंड करता है हमें। हमें क्या आता है ये बिल्कुल सेकेंडरी हो जाता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया, तो मैं सच कहूँ तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन 50-50 क्वेश्चन डेली स्टार्ट किया, क्योंकि स्पीड मैच नहीं कर पा रहे। हम लोग को सबको आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टी, हर एक बच्चे को आता है। लेकिन वो टाइम लिमिट में अगर आप नहीं कर पाए तो फिर किसी काम का नहीं। तो मैंने बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद भी वहीं से स्टार्ट किया था। मैंने बहुत स्पीड पे वर्क किया। इसके बाद में जिनको अगर लगता है कि मैथ्स वीक है, तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू करें। क्योंकि सिलेबस जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स को अगर आप लीव भी करते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई करके पीओ बन जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद भी किया है कुछ कुछ टॉपिक्स को एलिमिनेट। हमेशा वो जरूरी नहीं है। प्री लेवल के लिए हर टॉपिक आई थिंक कवर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे आपको अच्छा स्कोर करना ही है। अभी कट ऑफ्स बहुत हाई जा रहे हैं, लेकिन मेंस में आपको सब नहीं करना होता। ये सबसे अच्छी बात है, मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपना जो भी अभी तक जर्नी तय किया है उस अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि मैथ्स में अगर आपको करना है तो स्पीड तो आपको हर एक सब्जेक्ट में गेन करना है, बट मैथ्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिए। इससे आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में जब जाएंगे, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो है, आप बिल्कुल वर्बली चीजें कर पाएंगे प्री लेवल के। तो ऑलमोस्ट वो चीजें और डीआई जो बहुत इजी आता है, डीआई। तो कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं, जहां पे परसेंटेज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू आपको चाहिए ही नहीं, परसेंटेज करना है। वहां पे कुछ लोग होते हैं, जो हमारे भी कुछ साथ में पढ़ने वाले, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे थे, जो सेम चीजें करते थे, जो काफी टाइम के बाद उन्होंने सीखा ये टेक्निक को। तो मुझे लगता, और मैंने लेकिन वीडियोस जब भी देखा है तो मैंने उस टेक्निक को ही ज्यादा प्रेफर किया, और मैंने देखा वो सच में बहुत काम का चीज है। कि आप डीआई को देखें, समझें क्या करना है, और अगर आप फास्ट कैलकुलेशन को बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मैथ्स ज्यादा बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। मेंस एक ऐसा सेक्शन है इंदु जो जी इनिशियल लेवल पे हर कोई नहीं समझ पाता है। मतलब मैं अगर डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो 70 to जी 75% ऐसे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद इमीडिएट मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते। इसका कारण ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसी अप्रोच उन्होंने प्रीलिम्स में दिखाई है, हम वैसे ही मेंस में दिखाएंगे और हम पास हो जाएंगे। जबकि हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल प्री और सर, मेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो एक बिल्कुल। प्री है वो एक स्पीड ओरिएंटेड होता है, बट जो जी मेंस है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड होता है। बिल्कुल। आपकी अप्रोच मेंस की क्या थी इंदु, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के जो हाई लेवल सवाल जो हमें परेशान करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी आपने कैसे बनाई? सर सिर्फ रीजनिंग को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो मैंने क्वांट और इंग्लिश का जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, प्री और मेंस कुछ अलग अलग नहीं किया था।
सिर्फ डिफरेंस ये था कि प्री के टाइम पे मैंने स्पीड पे बहुत ज्यादा वर्क किया। एग्जाम के 1 महीना पहले मैं सिर्फ प्री के मॉक लगाती थी और बहुत मॉक लगाती थी मैं। जितना भी मुझे टाइम मिले मैं सिर्फ मॉक लगाती थी। और मेंस के टाइम पे भी मैंने मॉक्स लगाए हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज किया मैंने, और कुछ भी बदला नहीं। अगर मैंने रेशियो का चैप्टर उठाया तो मैंने मेक श्योर किया कि रेशियो का मैक्सिमम मैं सॉल्व कर लूं, क्योंकि प्री और मेंस जैसा कुछ अलग नहीं है, सेम चीज आता है। मेंस में आपको 3-4 चीजें ऐड कर देते हैं एक साथ में, कि आपको वहां पे फिर जाके सॉल्व करना है, लेकिन प्री में आपको बहुत इजीली वन लाइनर्स आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। मेरी अप्रोच ऐसी थी कि जो टॉपिक मैं उठाती थी उसको मैं थोड़ा मैक्सिमम लेवल तक लेके जाती थी। और प्री जब भी एग्जाम पास होता था तो मैं सिर्फ मॉक्स पे फोकस करती थी ताकि मेरा स्पीड कहीं ना लैक हो। और मेंस के टाइम पे थोड़ा भारी भरकम चीजें मैं प्रैक्टिस करती थी ताकि मुझे वो भी फायदेमंद हो। उस टाइम पे भी मैं मॉक को प्रेफर बिल्कुल देती थी, क्योंकि मुझे सेक्शनल मॉक्स लगा करके बहुत बेनिफिट हुआ है। तो सेक्शनल मॉक्स मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए, और जिनको लगता है कि प्री और मेंस में डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं उनको थोड़ा 1-2 मॉक लेकर के एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्लैरिटी काफी हद तक आ जाएगी। मॉक टेस्ट इंदु एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी है, और एक स्टूडेंट जो मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहा है वो मॉक टेस्ट की वैल्यू कैसे समझे? सर मॉक टेस्ट की वैल्यू मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हैं। फिर भी मैं बताऊं, मॉक टेस्ट से डर लगने का एक रीजन है कि मैं अपने साथ जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, मैं अगर अपने लेवल पे अगर जो मैंने देखा है अगर मैं उस अकॉर्डिंग बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं करते, बस मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं। कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ऑफ कोर्स स्कोर कभी भी नहीं आएगा, या हो सकता है कि उनकी स्पीड अच्छी नहीं है तो नहीं आएगा। तो मुझे लगता है मॉक टेस्ट पे स्विच करने से पहले आप सेक्शनल टेस्ट पे जाइए, किसी एक टॉपिक को पढ़िए। टॉपिक टेस्ट अगर आपने दिया ठीक है, आप सेक्शनल पे काम कीजिए। मैंने रीजनिंग को सच में बिल्कुल ऐसे ही इंप्रूव किया, मैंने सेक्शनल बहुत लगाया है बिफोर कमिंग टू मेन मॉक टेस्ट, क्योंकि मैं भी जब फुल लेंथ का मॉक टेस्ट लगाती थी मेरा वो रीजनिंग की वजह से इतना गंदा मार्क्स आता था कि मैं सोचती थी यार मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करती। तो मैंने फिर देखा कि नहीं, अगर मैं सेक्शनल लगा लेती हूँ तो मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। मॉक टेस्ट का बहुत 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 अच्छा रोल है। आरआरबी पीओ के प्री की बात अगर मैं करूं तो मेरा टाइम बिल्कुल 10 मिनट्स बचा था और मेरे पास 2 पजल थे सॉल्व करने के लिए। एक जो मुझे बहुत लेंदी दिखा था, समझ में नहीं आया कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैंने उसको स्विच किया, दूसरा वाला मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैं जब बैक आई काफी टाइम के बाद तो मैंने देखा कि वो इतना इजी था कि बैक टू बैक सब दिया हुआ है, पूरा बन गया। शायद उसलिए एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया। तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट को जाने से पहले टॉपिक सेक्शनल देन स्विच टू मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम में आपका दिमाग रुक जाएगा, कलम नहीं रुकेगा। नहीं, बिल्कुल मॉक टेस्ट की वैल्यू एज अ टीचर हम हमेशा बोलते हैं कि आपको जो है वो कंटिन्यूअस एफर्ट्स में मॉक देने चाहिए। कारण ये है कि मॉक आपका सेकंड टीचर है। एज अ बिल्कुल। टीचर अगर मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो मॉक आपको इंस्टेंट बता देगा कि आपने कितनी रीजनिंग पढ़ी हुई है। जी। तो मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए, बहुत जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। जी। इंदु, क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो जिंदगी के हर फेज में हम झेलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10th में रहे हो तब आपने क्रिटिसिज्म ना सुना होगा, 12th में रहे होंगे तब भी सुना होगा, ग्रेजुएशन में है तब भी सुना होगा, तैयारी जब आपने किया होगा तब भी आपने सुना होगा, और आज आप पीओ हैं तब भी कोई ना कोई क्रिटिसाइज जरूर करता है। और इसमें पोस्ट मैटर नहीं करती। आप चाहे गवर्नर बन जाएं, चाहे चीफ मिनिस्टर बन जाएं, चाहे प्रेसिडेंट बन जाएं, चाहे किसी मतलब ये एक ऐसा मतलब आप समझिए समाज का नियम है कि अगर बिल्कुल। 100 लोग हैं तो आप यकीन माने कि 50% अगर आपके फेवर में है तो इसका वाइस वर्सा भी होता है, और ये रियलिटी है। बिल्कुल। किंतु बहुत सारे बच्चे जो है ऐसी सिचुएशन की, किसी ने बोल बस दिया कि अरे इनका तो 8 महीने हो गया, इनकी शादी करवा दो, ये नहीं कर पाएंगे। अरे इनका जो है वो 1 साल हो गया, क्या ही कर रहे हैं, ये बार बार फेल हो रहे हैं, इनका नहीं हो पाएगा। अरे इतने में तो हमारे फलनमा के लड़का जो है वो 3 महीने में कर लिया था, ढकनमा का लड़का 4 महीने में कर लिया था, और इनका जो है वो 8 महीने लग गया। और जब हम ये जी। बातें सुनते हैं इंदु तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं कि वो आगे जो है वो सोच ही नहीं पाते कि नहीं यार अब मुझे नहीं करना है, सही ये लोग सही कहते हैं, मेरे अंदर वो विल पावर नहीं रह गई है। आई एम श्योर इंदु ये सिचुएशन आपने भी कभी ना कभी देखी होगी। आपने ये सिचुएशन कैसे हैंडल करी,
और वो बच्चे जो ऐसी सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं, उनको आपका क्या संदेश होगा? वेल सर, टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन हूँ। मैं अपनी चीजें अपने तक रखना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ उन चीजों में। तो क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जैसा कहा कि मैं ऑलरेडी वर्किंग थी, और मेरा अभी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में, और मैं अभी गवर्नमेंट में जॉब कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग थी, अच्छे से स्टेबल थी, और सब कुछ मेरा बढ़िया चल रहा था, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को बताना पड़ेगा कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। और मैंने पूरा प्रिपरेशन बिल्कुल अपने एकदम फुल टाइम जॉब, कोचिंग, इन सब के साथ किया है। तो मैंने कभी किसी को ये जाके बताया नहीं कि मैं क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। ओनली मेरे घर वाले जानते थे कि मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि रात को जब मैं 10:30 बजे के बाद 1-1:30 बजे तक जग के पढ़ रही होती हूँ, तो उनको पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। तो ये वाला क्रिटिसिज्म तो मुझे नहीं देखने को मिला कहीं से, क्योंकि ये मैंने किसी को बताया ही नहीं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये एक बहुत कॉमन चीज है, खासकर हम लड़कियों के साथ, कि भले ही जॉब को लेकर ना हो, लेकिन ये बात बार बार आई कि अब तो ये जॉब कर रही है, अब काफी टाइम हो गया है, सब कुछ बढ़िया है, तो अब शादी क्यों नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे भी रिलेटिव्स हैं जिनको बड़ा इंटरेस्ट है मेरी शादी में। तो इंदु की शादी क्यों नहीं हो रही है, दैट इज, इतना मेरे घर वाले नहीं सोचते। तो दे आर माई वेल विशर्स। तो बहुत बहुत बार सुना, लेकिन मैंने इसको ऐसे हैंडल किया कि मेरे घर वाले, डेफिनेटली मैं कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स बहुत 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 अच्छे, बहुत सपोर्टिव हैं। उनके बिना शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मैं जितना इग्नोर करती हूँ उससे कहीं ज्यादा वो लोग इग्नोर करते हैं। तो दे आर लाइक कि ठीक है, तुम्हें जो लाइफ में करना है करो। मैंने 5 ईयर इतना प्राइवेट जॉब किया, फिर मैंने चूज किया कि मुझे बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है, मुझे एग्जाम देने जाना है। एग्जाम सेंटर 3.5 आवर दूर है मेरे घर से, तो इतना मुझे ट्रेवलिंग करके जाना है, आना है, पूरा दिन लग जाता है। लेकिन कभी भी मेरे घर वालों ने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों कर रही हो या नहीं करना है। मगर शादी वाली बातें डेफिनेटली थी, तो पहला सपोर्ट मेरे घर से था। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर वालों की मेंटेलिटी को समझिए, आप उनके साथ देखिए ना। अगर अगर वो कन्वीनियंट है आपके लिए, तो बाकी लोग मैटर करने ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कहा ना सर, कि हम कुछ भी कर लें, प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे, तो क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर, एंड पीपल आर ऑलवेज देयर टू क्रिटिसाइज। तो ये एक प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन मैंने हैंडल किया कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई वॉज लाइक, अपनी दुनिया में रहो, टाइम ही नहीं है मेरे पास, मुझे जॉब पे जाना है, वापस आना है, बच्चों को पढ़ाना है। और सेकेंडरी बच्चों को मैं पढ़ाती थी, बिल्कुल 9-10 के बच्चों को पढ़ाती थी। मेरे पास टाइम नहीं है, वापस फिर मुझे पढ़ना है, फिर सुबह उठ के वही हलचल शुरू। तो मैं अगर एकदम ब्रीफली अगर मुझे बोलना हो या सजेस्ट करना हो, तो मैं ये कहूंगी, पहली बात तो कि अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको अभी क्रिटिसाइज करेंगे। जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो गया, वो आपकी इतनी तारीफ करेंगी, इतनी मिसालें देंगे कि उतना आपने भी नहीं सोचा होगा कि लिटरली ये पॉसिबल है। जो मेरे साथ भी हुआ है, इवन आफ्टर पीपल वी आर नॉट अवेयर कि मैं कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ। जिस दिन 1 जैन को मेरा रिजल्ट आया, और जैसे ही सबको पता चला कि अरे, इंदु का बैंक में जॉब हो गया, असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि वो पीओ हमारे लिए असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर, मुझे पता था ये लड़की कुछ करेगी। आई वाज लाइक, सीरियसली, मुझे भी नहीं पता था ये चीज। तो बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए, ये सारा ध्यान आप अपने पढ़ाई पे लगाइए। मॉक्स को एक्सप्लोर कीजिए, क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कीजिए। आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और आप बहुत जल्दी इस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां से कि लोग आपको सिर्फ अच्छे मुस्कुराते दिखेंगे और अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज इंदु आपने दिया है बच्चों को। और मुझे लगता है कि ये जितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे, जरूर इस चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत जेन्युइन अप्रोच है ये। और अगर आप जी, इस तरीके से करेंगे तो, क्योंकि देखो, बोलने वाले लोग कभी खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल। आप अगर हर बार जवाब देने बैठोगे तो अपना काम कब करोगे यार, है ना? इसलिए फोकस करिए अपने एग्जैक्टली, काम। अपने काम पे फोकस करिए, काम से बेहतर जवाब कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर सो मुझे कह सकते हैं कि मुझे पता ही लड़की कुछ कर दिखाएगी, मुझे ही नहीं पता था। मैं तो प्राइवेट जॉब में बहुत खुश थी। कोविड की वजह से मैंने अपना डिसीजन चेंज किया, मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने खुद सब कुछ ढूंढ निकाला अपने लिए। वहां पे लोग मुझे अगर ऐसा कह सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जी, मैंने तो कोई प्रिपरेशन में ऐसा नहीं था कि मैंने 3-4 सालों से प्रिपरेशन किया हो, लोगों ने सिंपैथी दे दिया हो कि हाँ ये कुछ कर जाएगी, लग रहा था। कोई ऐसी बात नहीं थी, उन्हें पता तक नहीं था।
स्टिल दे आर अप्रिशिएटिंग कि हाँ लड़की हो तो ऐसी हो, ये हो वो हो, और वही लोग मेरी शादी के पीछे पड़े थे अभी तक, और अब कह रहे हैं कि शादी की क्या जल्दी है, अभी तो अपने पैरों पे अच्छे से खड़ी हुई है। नहीं नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी एक एडवाइस इंदु आपने दी है इन बच्चों को, और मुझे लगता है कि ये उस चीज को समझेंगे जो इंदु कहना चाह रही हैं, और आप उसे महसूस करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इन समस्याओं से हमें निजात पाना बहुत जरूरी है। आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बोलने वाले लोग कभी भी कम नहीं होंगे। बिल्कुल। इंदु, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और जॉब के जी। साथ वो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक सवाल होता है कि सर, हम तो सुबह गए, शाम को आए और इतना थक जाते हैं कि पढ़े के मन ही नहीं करे। मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता। मतलब जी सर, मतलब 1 घंटे भी मतलब किताब खोलो तो हम नहीं कर पाते हैं। जॉब क्लास पर्सन कैसे अपना टाइम मैनेज करें इंदु, और वो क्या एक मास्टर स्ट्रेटजी है जिससे जॉब क्लास पर्सन जो है वो प्रॉपर फोकस करके जॉब भी करें, तैयारी भी करें और साथ में एग्जाम क्वालिफाई कर लें? सर, टू बी ऑनेस्ट फिर से मैं वही कहूँ, क्योंकि मैंने खुद जॉब के साथ किया है सब कुछ। सबसे पहली बात होती है कि अगर आपका कोई चीज के लिए डेडिकेशन है तो वो चीज आप खुद कर लेंगे। टाइम ऊपर नीचे हो, कुछ भी हो, वो आप मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि आपका डेडिकेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपका एक क्लियर थॉट होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ और क्यों। आपका अगर वाई क्लियर नहीं है, आप डेली थकेंगे और डेली सोएंगे, और साल नहीं 3 साल 4 साल बीत जाएंगे और आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर आप एक एक्सक्यूज के साथ बाहर आएंगे कि क्योंकि मैं वर्किंग था या थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। जो कि मैं एक्सक्यूज ही कहूंगी, क्योंकि मैंने खुद क्लियर किया है तो मैं समझ सकती हूँ कि चीजें पॉसिबल हैं। एक टाइम पे मुझे ही लगता था कि इतने बच्चे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं और मैं सिर्फ थक हार के 3 घंटे 4 घंटे हार्डली देती हूँ। मेरा सिर्फ वीकेंड ही होता था जहां पे मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकती थी। तो मेरे लिए मैं एक टाइम पे खुद होपलेस थी कि नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है शायद इनको कंपटीशन देना। लेकिन क्योंकि मैं वो जगह से निकल के आई हूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज डेडिकेशन। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। सेकेंडली, टाइम सर मैनेज हो जाता है, और टाइम सबके लिए डिफरेंट है। किसी का 2 घंटा इनफ है, किसी के लिए 10 घंटे भी इनफ नहीं है, क्योंकि उनको पहले सिलेबस को एक्सप्लोर करना है, अपने एरियाज ऑफ वीकनेस स्ट्रेंथ को क्लासिफाई करना है, फिर उनको देखना है कि मेरे लिए दिन में कितना टाइम कन्वीनियंट है। अगर मैं किसी को कह दूं कि आप 4 घंटा पढ़ लीजिए, पॉसिबल नहीं है। मैं खुद 2 ढाई 3 घंटे पढ़ती थी, तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी मैं जिद में आकर के कि सैटरडे है तो कल सो लेंगे भले, तो रात को एकदम 3 4 बजे तक पढ़ लिया। वो हर एक के लिए या मेरे लिए भी कुछ रिजिड काम नहीं कर सकता है। वो बिल्कुल अपने नीड के ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक टॉपिक उठाया, आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटा लगेगा, आप 1 घंटा ही दीजिए। अगर आपको लग रहा है मुझे 2 घंटे और नीडेड है, आप वो 2 घंटे दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम आपको पढ़ना है या पर्टिकुलर कुछ करना है। लेकिन अगर आप, थकान वाली बात सर तभी आएगी जब माइंड में कुछ चल रहा है सेकेंडरी। ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने सच में, अगर मुझे ये नौकरी मिली है तो मेरे जिद से मिली है। मैंने बहुत जिद करके लिया है। बिल्कुल आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते थे। ऑफिस में बिल्कुल एक नोटबुक रखा हुआ था मैंने, और मैं अपने ऑफिस वालों को भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मैंने जितना भी जीए का नोट्स है वहीं से प्रिंट आउट किया है। A4 साइज पेपर उठा लेती थी मैं। आपका क्लास मैं वहीं पर देखती थी बहुत ज्यादा, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आपका क्लास 11 बजे होता था मॉर्निंग में, और तब मेरा वो ऑफिस टाइम होता था। पर मैं वॉल्यूम स्लो करके आपका क्लास सुन लेती थी। तो मुझे डेडिकेशन हर चीज के लिए, मैं एक ही कहूँ, डेडिकेशन अगर आपका है तो बिल्कुल पॉसिबल है। मॉक बाहर हम नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं बैठ करके, दिन भर कनेक्टेड रह सकते हैं। तो सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वेरी करता है, लेकिन डेडिकेशन है तो पॉसिबल है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है इंदु, और बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर एक बच्चे को मिलना चाहिए वो आपने दिया है, और मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे हमें सुन रहे हैं इसको एग्जैक्ट फॉलो करेंगे और उनको जो है इसका फायदा होगा। ये बहुत अच्छा अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन ये नहीं थोड़ा नहीं, रूडली कहा मैंने, लेकिन ये फैक्ट है सर। अगर डेडिकेशन नहीं होगा तो हम रोज थकेंगे। बिल्कुल सही आंसर है इंदु, और स्ट्रेट फॉरवर्ड
आंसर के लिए ही मैं आपको सही बताऊं तो इंदू का इंटरव्यू मैं टाइम टाइम पे इंदू से टाइम लेता रहता हूं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बच्चों को हमेशा से ही बहुत पसंद आई हैं। और बच्चों ने जी। इंदू की स्ट्रेटजीज को बहुत अप्रिशिएट किया है और उसको फॉलो करके बहुत सारे बच्चों अच्छा। ने कैरियर भी बनाया है इंदू। तो ये मैं आपको इस चीज के लिए बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी बच्चे काफी यूनिक वे में फॉलो करते सीरियसली नाइस टू हियर दैट, थैंक यू। हैं। इंदु, ये तो फेल्योर। सोचा नहीं था मैंने। नहीं नहीं, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हमेशा से है। और इस कारण से मैंने जो है वो इंदु से, जैसे आज मैं इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, हो सकता है महीने बाद मुझे कोई ऐसी क्वेरी बच्चे की मिल जाए जो शायद मुझे मालूम है कि हाँ मेरे इतने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, इसमें से सबसे बेटर आंसर इसका इंदु कर सकती हैं। तो मैं इंदु को इमीडिएट जो है वो कॉल करूंगा कि बहुत रूड इंदु है सर। कि इनको 10 मिनट का जो है वो समय दे दो और एक दो सवालों के आपसे आंसर लेने हैं। तो ये चीज काफी अच्छी है इंदु, और हम आपको टाइम टाइम पे ऐसे परेशान करते थैंक हैं यू। ना। इंदु, फेल्योर एक ऐसा वर्ड है जो कोई नहीं सुनना चाहता। जी। हर कोई चाहता है कि घर से वो निकले तो चौराहे में ग्रीन सिग्नल ही रहे। हर कोई ये चाहता है कि मैं कुछ भी करूं तो इमीडिएट जो है वो सफलता मिल जाए, जबकि हम जानते हैं कि रियलिटी ऐसी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। रियलिटी ये है कि अगर जनवरी में घुप ठंडी है तो मई में घुप गर्मी भी होगी। और अगर आप जनवरी जैसे मई में रहेंगे तो मई को नहीं टैकल कर पाएंगे, और अगर आप मई जी। के जैसे जनवरी में रहेंगे तो आप जनवरी को नहीं टैकल कर पाएंगे। ये रियलिटी है। फेल्योर जी। हर किसी के जीवन में आते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको लॉस या फेल्योर मिलेंगे। आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि आप उसमें वापस से कैसे उठते हैं। बहुत सारे बच्चे, इंदु, क्या होता है कि एक अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, रोने बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे भी अपनी क्षमताओं पे अभी मतलब सवालिया निशान मुझे दिख रहे हैं कि मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं, कर रही हूं, उसके बाद भी नहीं निकल रहा है। तो शायद मेरी किस्मत में ये बैंक जॉब नहीं है, मेरी किस्मत में ये इंश्योरेंस की जॉब नहीं है, मेरे किस्मत में पीओ बनना नहीं है, और वो रोने ही बैठ जाते हैं इंदु। ऐसे बच्चों के लिए आपका मैसेज क्या है? आई एम श्योर आपने भी एक आध दो फेल्योर देखे होंगे, आपने उसको कैसे टैकल किया, और उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे जो ऐसी सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं? और मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने 21 में सिर्फ ये देखने के लिए दिया एग्जाम की पैटर्न क्या है, लेकिन मैं थोड़ी मतलब अनप्रिपेयर्ड ही थी, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे। लेकिन मेरा 21 में से प्री निकला मेंस। आईबीपीएस पीओ भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मेंस मेरा आरआरबी पीओ नहीं क्लियर हुआ था। और आज मैं आरआरबी पीओ बन गई हूँ सेकेंड अटेम्प्ट में। तो भले ही वो अटेम्प्ट मैं काउंट नहीं करती, क्योंकि वो मैंने सिर्फ देखने के लिए लिया था, बिना प्रिपरेशन के ही मैं आई थी। 22 मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया और मैंने एग्जाम दिया, जो मैंने क्वालिफाई भी किया। फेलियर वर्ड तो सर मैटर करता है कि बिल्कुल आपने जो कहा, आपकी बातों में ही इसका आंसर है, जो शायद मैं वापस रिपीट करूंगी, कि आपका एटीट्यूड ही मैटर करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपका एक बार में नहीं होता है तो आप वहां से बैठ के, आपके पास दो ऑप्शन है, आप बैठ के रोना स्टार्ट कीजिए, तो अगले आपके सारे अटेम्प्ट ही खराब होने वाले हैं, क्योंकि आपको सिर्फ रोना है उसके बाद। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी कमियों को ढूंढिए, कि क्या लैकिंग रह गया था या क्या बेटर हो सकता था, क्यों मेरे मार्क्स ऐसे आए, मैं और क्या बेटर कर सकता था। अगर आप इसको ढूंढेंगे तो आई थिंक ये इजी भी वे है और सबसे इफेक्टिव वे है आपको आपके बिल्कुल सही जगह तक पहुंचाने के लिए, चाहे आपका वो एम पीओ का हो या क्लरिकल हो, कुछ भी हो। लक तो सर 1% काम करता है बिल्कुल, लेकिन 99% आपका मेहनत काम करता है। अगर वो नहीं है तो फिर बेकार है। मैंने लक को 1% इसलिए भी कहा क्योंकि एसबीआई पीओ का प्री नहीं क्लियर हुआ मेरा, जस्ट बिकॉज मैंने एक पजल सॉल्व किया और मैंने उसको टिक नहीं किया, तो मेरा बिल्कुल 1 मार्क से प्री नहीं क्लियर हुआ था। तो ये मैं ये नहीं कह सकती कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, मेरा लक खराब था शायद उस दिन, दैट वाज नॉट माय डे मे बी। लेकिन इसके लिए मैं रोने बैठ जाऊं तो फिर मुश्किल है। तो फेलियर से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। ऑप्टिमिज्म लाइफ में बहुत जरूरी है, और फेलियर एक बहुत अच्छा पार्ट है, अगर हम कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी जर्नी का। अगर आप फेलियर नहीं देखेंगे तो सक्सेस का मजा फिर नहीं आएगा। तो थोड़ा फेलियर तो बिल्कुल देखिए। एक आध बार जब आप
थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप और बेटर तैयारी के साथ वापस आएंगे। और जो बच्चे शायद अभी शुरू कर रहे हैं या फिर सही रास्ते पर नहीं है, आप उनको ऑलरेडी धक्का मार के आगे निकल जाएंगे और आप ऑलरेडी पीओ की जगह पे बैठे होंगे या क्लर्क की जगह पे बैठे होंगे। तो बेटर तरीका यही है कि अपने चीजों को एनालाइज कीजिए और पॉजिटिव अप्रोच रखिए, चीजों को बेटर करने की कोशिश कीजिए। लैकिंग एरिया से भागिए मत कि ये मेरे से नहीं होता। आपने जो कहा, मेरे कुछ सर्कल के फ्रेंड है जो साथ में करते थे प्रिपरेशन, अनफॉर्चुनेटली उनकी एज निकल गई लेकिन नहीं हो पाया। कुछ दो तीन फ्रेंड्स ऐसे भी हैं मेरे जिन्होंने काफी सालों से ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। जब मैंने उन लोगों से बात किया या उनके अप्रोच के बारे में जाना, तो मैंने ये पाया कि उन लोग के अप्रोच में ही कमी थी। उन लोगों ने मान लिया था कि इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है तो मुझे नहीं करना है। लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने देखा है, उनके बस की बात सच में इंग्लिश नहीं है, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उन्होंने वही चीज किया कि कहाँ से मार्क्स उठाना है। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, थोड़ा सा ग्रामेटिकल उठा लिया, जो इजी चीजें हैं आरसी को ले लिया, बस वहां से उन्होंने अपना पास सेक्शनल क्लियर करने वाला काम कर लिया। बाकी सब कुछ अपना रीजनिंग क्वांट में अच्छे स्कोर कर लिया एंड दे आर लाइक, नाउ दे आर पीओ, एसबीआई में है, आईबीपीएस में है। तो दोनों टाइप के लोगों से मैं मिल चुकी हूँ और मैं कह सकती हूँ कि अप्रोच डेफिनेटली मैटर करता है और आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि आप कैसे डील करते हैं। नहीं, आपने बहुत ही शानदार आंसर दिया है इंदु। मुझे लगता है कि जितने बच्चे हमें सुन रहे हैं बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे कि इंदु क्या कहना चाह रही हैं, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट भी जरूर होगा। इंदु, जब हम आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन देखते हैं तो एक कॉलम आता है सैलरी वाला। जी। तो सैलरी वाला कॉलम एक आता है, फिर उसके नीचे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं कि ये पर्क्स मिलेगा, ये जी पर्क्स मिलेगा, ये अलाउंसेस मिलेंगे, ये भी मिलेगा। तो ये कुछ रियलिटी होती है इंदु, या सब बस बिल्कुल। कागज में ही दिखा होता है? नहीं नहीं बिल्कुल, और हमारी सैलरी बिल्कुल आईबीपीएस पीओ के इक्विवेलेंट है। तो आपको वर्कलोड कम मिल रहा है लेकिन आपको सैलरी बराबर मिल रही है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें हमारा अलग है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ में कुछ इंसेंटिव्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो हमें नहीं मिलते अभी तक। मे बी आरआरबी कभी थोड़ा डेवलप अभी हो रहा है तो शायद मिलने लगे। अभी हम लोगों को मोबाइल बिल अलावेंसेस मिलना स्टार्ट हुआ है, न्यूज़पेपर कॉस्ट बिल्कुल मिलता है, और जितने भी आपने देखा ना डीए और आपका लर्निंग अलावेंसेस, एचआरए, बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। और हमारी सैलरी अप्रॉक्स 66 अभी चल रहा है हमारा ग्रॉस। तो काफी हैंडसम है सैलरी। इन हैंड ऑलरेडी 61 जा रहा है, तो इट्स अ ग्रेट सैलरी टू स्टार्ट विद। तो ये अलाउंसेस को ऐड करके हम कह रहे हैं इंदु? जी। ओके। कैसे? मोबाइल बिल और सॉरी टू इंटरप्ट, मोबाइल बिल और न्यूज़पेपर वाला जो है वो बिल्कुल अलग है, वो आपका अलग से मिलेगा। फिर ईयरली आपको एक मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है। बहुत बेनिफिट्स है सर, एक बार कोई आए तो मजा आ जाए। इंदु, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंक में प्रेशराइज जॉब होती है, बहुत प्रेशर रहता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम होता है, बैंक में बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। क्या कहेंगे इस पे इंदु? सर फ्री में तो कुछ नहीं आता। अगर इतनी अच्छी सैलरी आपको बैंक वाले दे रहे हैं तो कुछ तो कराएंगे आपसे। वेल, अगर सीरियस नोट पे कहूँ तो अभी मेरे को 8-9 महीने कुछ हो चुके हैं एज अ पीओ काम करते हुए। तो बिल्कुल प्रेशर तो आपको है, प्रेशर इन द सेंस कि मेरे प्रीवियस जॉब से अगर मैं अभी की कंपेयर करूँ तो आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है। वो बहुत टायरिंग होता है क्योंकि आपको हर तरीके के लोगों से डील करना होता है। हो सकता है बहुत शांति से अपने काउंटर पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हो कुछ, और तभी कैश काउंटर पे हल्ला चिल्ली मच जाए और आपको बिल्कुल उठ के दौड़ के भागना पड़े। तो आपको वो चीज एज अ पीओ हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि आपका ब्रांच मैनेजर पहले आपको पकड़ेगा बाद में कैशियर को। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। तो प्रेशर तो सर सब जगह है, प्राइवेट में भी मैंने जॉब किया है तो प्रेशर वर्कलोड सब जगह है। अगर आप भी जॉब करते हैं तो आपके ऊपर भी वर्कलोड होता है कि कल मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा या कैसे अपने कंटेंट को बेटर करूंगा, कैसे मैं उनको अच्छी चीजें डिलीवर करूंगा। जो आपसे मुझे मिला है तो मैं डेफिनेटली वो तो कहूंगी ही। तो आपने कितना दिमाग लगाया होगा कि आपने वो पजल्स को डॉट पॉइंट पकड़ के करना सिखाया, अदरवाइज शायद पॉसिबल नहीं होता। मेरे लिए नहीं होता, मैं अपनी बातें सिर्फ कह सकती हूँ। और मुझे ये भी यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने आपको बिल्कुल फॉलो किया होगा और बेनिफिटेड भी होंगे। तो वर्कलोड सर सब जगह है, वर्क प्रेशर सब जगह है, कुछ डिफरेंसेस के साथ चीजें आती हैं, लेकिन वही है पब्लिक डीलिंग और दिन भर आपको बैठना है
और पब्लिक डीलिंग आपको करनी है, तो आपको बहुत अच्छे से बात करना आना चाहिए। आप उनको एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं बिल्कुल भी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप एटीट्यूड दिखाएं। वेल, उस चेयर पे आने के बाद सब कुछ मैनेज हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है कि बहुत कुछ होता है, कुछ भी नहीं है। इंदु, मेरा एक स्टूडेंट है, महाराष्ट्र जी। में आरआरबी पीओ में पोस्टेड है। तो उसका मैं एक अच्छा। बार इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने बताया कि सर, हमारे यहाँ तो सर ऐसा है कि मान लीजिए अगर आज एक गांव के कोई हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, और वो आए हैं हम्म। पैसा निकालने, तो वो हम्म। पैसा तो निकालने ही आते ही हैं, साथ में आधा किलो टमाटर, दो चार ठो लौकी, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा आलू ऐसे दे जाते हैं कि अरे साहब आप रखिए। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये डेकोरम से, डेकोरम में नहीं आता। अरे सर आप रखिए सर। तो फिर वो कह देते हैं अरे कोई अगर इतने रिस्पेक्ट से आपको आपको दे रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो फिर ब्रांच मैनेजर भी अलाउ कर देते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि आरआरबीज के अंदर एक जो बेस्ट पार्ट है कि आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। वो जो बहुत मिलता है। वो जो बहुत गाँव मिलता वाले है। जो होते हैं, जो मतलब कभी कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई दूध ले, मतलब उनको ये पता है कि भाई वो बैंक का जो पैसा है वो है उन्हीं का, लेकिन उनको ये महसूस है कि देखो मैं बाहर लेके जाऊंगा तो कोई हम्म। चुरा सकता है, जी। कोई छीन सकता है, लेकिन इनके पास अगर पैसा है तो वो मेरा पूरी तरह सेफ है। तो वो एक अलग लेवल की गांव में जो है वो, स्पेशली आरआरबीज में हम देखते हैं कि कस्टमर की तरफ से रिस्पेक्ट जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है। बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। आरआरबी में जॉब करने का एक सबसे अच्छा चीज क्या है ना, कि आपको रिस्पेक्ट भर के मिलेगा, बस आपको समेटना आना चाहिए। और एक चीज भी है कि आपको कुछ सुनना भी पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि वो इतने अच्छे से चीजों को नहीं समझते, तो मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, उनका ब्रांच में सब कुछ ठीक है, आधार ये वो सब कुछ चेक कर लीजिए आप, सब कुछ ठीक है, शायद उनका जहां ब्लॉक से पैसा आना है वो नहीं आ रहा है, वो लोग किसी भी रीजन से नहीं आ रहा है उनका पैसा, वहां जाके कहने के बाद में चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन वो चीज इनिशियल लेवल पे वो नहीं समझेंगे। वो कहेंगे आप बता के दो कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मेरा अकाउंट खराब है, आप मेरा नया अकाउंट बना के दो। तो ये चीजें हुई है मेरे साथ भी। तो मैटर करता है कि आप चीजों को कैसे डील करते हैं, उनको समझा देना ही बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो सब्जियां वगैरह नहीं, लेकिन हाँ, आम के टाइम पे आम बहुत आए जो हमने खाया। और अभी भी हमारे वहाँ जो एसएचजी मेंबर्स की जो लेडीज होती हैं, लाइक काफी ज्यादा प्यार दिखाती हैं। ऑफ कोर्स अभी हमारा फाउंडेशन डे गया कुछ दिन पहले, तो घर से खीर बनाकर लाना वगैरह, तो कुछ चीजें चलती रही कि ये वो प्यार है ना जो बहुत प्रेशियस है। लाइक अगर आपको मिले तो ही आप शायद फील कर पाएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। वो लोग से अगर आपने सिर्फ प्यार से बात किया, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ प्यार से आप उनसे बात कर लीजिए। लाइक दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और सिंस वो लोग लोकल होते हैं और आपको बिल्कुल पोस्टिंग अलग जगह पे मिलती है, मैं बिल्कुल घर से बाहर हूँ, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे आर लाइक, मैम आपको रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैम कुछ चाहिए तो बोलिएगा, मैम आप खाना कैसे मैनेज कर रही हैं, मैम कुछ भी हेल्प चाहिए आप एक कॉल कीजिए, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। लाइक दे आर सो फेमिलियर। नहीं, ये चीज आरआरबी में काफी अच्छी होती है, जो कि बहुत अच्छा है। काम करने में भी फिर थोड़ा सा इंदु मजा भी आता है ना, जब आप जी। अच्छे लोगों को सर्व कर रहे होते हैं तो। जी। इंदु, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में इन टर्म्स ऑफ वर्किंग क्या डिफरेंसेस होते हैं? और अगर आप एज अ पीओ आरआरबी में भी काम कर रहे हैं और आपके ब्रांच मैनेजर भी होंगे, तो उस ब्रांच मैनेजर की पोस्ट तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, और किस लेवल पे आपकी ग्रोथ होनी चाहिए कि आप जो है वो बीएम की पोस्ट में भी पहुंच जाए? पीओ से ब्रांच मैनेजर। हाँ, मतलब इट टेक्स अ टाइम, लेकिन वो क्या प्रोसेस हाँ। होता है, और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की ब्रांच लेवल पे वर्किंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं? आरआरबी क्लर्क तो सर क्लरिकल लेवल का जॉब है, जैसा कि आपको ही पता होगा। तो वो उन लोग को जनरली वो लोग कैश हैंडल करते हैं, कैशियर का जॉब उनको दिया जाता है, तो वो ऑफिस असिस्टेंट में आते हैं। हम लोग का स्केल 1 होता है। तो आफ्टर 4-5 years प्रमोशन के एग्जाम्स इंटरनल होते हैं, जहाँ पे कि आपको प्रमोशन के एक एग्जाम में बैठना होता है, फिर इंटरव्यू होता है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों होता है, इंटरनल होता है। अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तो आप स्केल 1 बनता है, जो कि पीओ हम है। और अगर हमारा हम ऑलरेडी पीओ हैं, तो हमारे वेस्ट बंगाल की अगर आरआरबीज की बात करूं, तो हमारे यहाँ का रूल कुछ ऐसा है कि अगर आपने जेआईबी सीआईबी क्लियर किया हुआ है, तो आप 5 year में, लाइक 4+ year के बाद 5 years में आप एलिजिबल हो जाते हैं स्केल 2 ब्रांच मैनेजर बनने के लिए। प्रमोशन में आप तभी बैठ सकते हैं।
और अगर आपने नहीं क्लियर किया हुआ है तो इट टेक्स अराउंड 6+ ईयर्स, 6-7 ईयर्स कुछ लग जाते हैं, देन ओनली आप प्रमोशन में बैठ सकते हैं। तो थोड़ा सा बाकी लोगों के कंपेयर में यहाँ पे प्रमोशन थोड़ा डिलेड है, नो डाउट। लेकिन इसका बहुत फायदा भी है, क्योंकि जब आप ब्रांच में एंटर करते हैं 1 साल तो आपको चीजें समझने में लग जाती हैं। एंटर करते ही सबसे सही चीज जो होगा करना वो है जेआईबी सीआईबी का प्रिपरेशन करिए, जो कि मैं भी इस बार देने वाली हूँ। बिल्कुल जेआईबी चीजें सेटल कर रही थी, अब मैंने मे जेआईबी के लिए स्टार्ट किया है फिर से जॉब के साथ, फिर पढ़ाई शुरू हो गया है। तो जेआईबी सीआईबी क्लियर करने के बाद 4+ ईयर, 5 ईयर्स होते होते आप स्केल 2 के प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये एक यही अप्रोच है ना, ग्रोथ पाने की एक यही पर्टिकुलर जी अप्रोच है। एक तो जैसे इंदु ने कहा कि ये एक जाइब का एक एग्जाम है, अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं भी होता है तो इट टेक्स अ टाइम, लेकिन आपकी ग्रोथ तब भी वहां पे होती है। जी इंदु, आपकी ओवरऑल जर्नी में आप मेरा जी। योगदान कितना मानती हैं? जैसे जो भी क्लासेस हैं या जो भी आर्टिकल्स मैं हमेशा एक मोटिवेशन के तौर पे भी दिया करता था, और कितना इफेक्टिव आपके लिए रहा इंदु? मैं तो अभी मैंने जैसा आपको कहा कि रीजनिंग हॉन्टिंग था मेरे लिए, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि रीजनिंग को कैसे अप्रोच करना है। रीजनिंग इन द सेंस कि छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं कर लेती थी, वो सब तो हर किसी को ही आ ही जाता है थोड़ा बहुत दिमाग लगा के। मेरे लिए ब्लड रिलेशन और पजल कुछ टफ था। ब्लड रिलेशन काफी जल्दी सीख गई मैं, पजल्स मुझे थोड़ा टाइम लगा। आपके वीडियोस देख करके रीजनिंग का मैं कहूंगी कि अगर मैं रीजनिंग को क्रैक करके थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर पाई हूँ तो वो आपके वीडियोस देख करके, क्योंकि आपका वो अप्रोच मुझे बहुत हेल्प किया है रीजनिंग का, जो मैं बिल्कुल अच्छे से एकदम डिटेल वे में बता रही हूँ। वो डॉट पॉइंट वाला आपका वीडियो पढ़ा होगा, अगर किसी को ये किसी भी तरीके से अगर मैच करने का मन हो मेरी बातों के साथ तो वो कर सकता है। यूट्यूब पे आपके काफी वीडियोस पड़े, तो आपका जो पजल्स है वहां पे आप कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करते कि लाइक ये है पजल और मैंने कर दिया सारा सॉल्व और शॉर्टेड मेरा क्लास खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो सबसे बड़ी बात है कि आप वो डॉट पॉइंट्स दिखाते थे कि डॉट पॉइंट्स कहाँ है कैसे है, तो डॉट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करना सीख। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे चीजों को समझने के लिए, करने के लिए। अ, फिर आपका जैसे आपको डॉट पॉइंट पता चलता है तो आपको अप्रोच पता चलता है कि पजल को स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग होता है, इतने लाइंस होते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें कैसे करें। तो ऑफ कोर्स आपका बहुत योगदान है मुझे पजल सिखाने में, क्योंकि मैं पजल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। राइट, राइट। नहीं नहीं, इंदु एक मेहनती स्टूडेंट थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एज अ टीचर हमें बहुत खुशी होती है कि जब हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं एज अ टीचर, जो कंटेंट लेवल पे हम मेहनत कर रहे हैं। मेरे एक टीचर हमेशा एक चीज कहा करते थे कि अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 10th में कहा करते थे हिंदू, कि एक जी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो देखो मैं मैथ सबको बराबर पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चे होंगे 100 में 100 लाएंगे, कुछ बच्चे 90 लाएंगे, कुछ 80 लाएंगे, कुछ 50 लाएंगे, कुछ तो तो जीरो जीरो 30, वन भी लाएंगे। और कुछ जो है वो पास भी नहीं होंगे। तो जी ये सब डिपेंड करता है आपकी विल पावर पे, कि आप लर्निंग कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी पेरेंट्स और माँ बाप, मतलब माँ बाप और टीचर, जी ये दो लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। अगर बिल्कुल आप इनके एफर्ट्स को टाइमली समझ जाओ, तो समय रहते समझ गए, तो आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और अगर नहीं समझे तो हम लोग फिर एक टाइम के बाद चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल। आपके पेरेंट्स अगर ये सोचें कि एक उम्र के बाद तक भी ये बच्चा मेरा कुछ कर नहीं पाया, मैं क्या कर सकता हूँ, द आंसर इज कि जी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बस किसी लेवल पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमेशा मैं भी ये जी कहूंगा कि पेरेंट्स को सर्वोपरि रखिए, टीचर को सर्वोपरि रखिए, हमेशा सीखिए। 2024 आपका सिलेक्शन ईयर बनेगा अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन अपना दिखाएंगे तो। इंदु, आज बिल्कुल। आपने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, और हर वो स्ट्रेटेजी, हर वो सवाल, क्योंकि जितने भी सवाल मैं इंदु आपसे पूछ रहा हूँ ये मेरे बिल्कुल नहीं है, ये उन बच्चों के हैं जो मेरे तक आते थे और मैं डायरेक्टली अच्छा आपसे करता हूँ। अच्छा। और ये मैंने नया इनिशिएट ये किया है हिंदू, कि हर वो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो ऑलरेडी बैंक में पोस्टेड है उन सब से मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो बच्चों के आजकल नॉर्मल एक प्रॉब्लम है। और मुझे बहुत खुशी है हिंदू कि आपने सभी सवालों के जवाब बहुत सटीक तरीके से दिए हैं और बच्चों को इसका काफी बेनिफिट मिलने वाला है। एक फाइनल सवाल इंदु मैं जरूर करूंगा जी कि आप अभी आरआरबी पीयू में पोस्टेड हैं, और बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, वो आपकी एक यूनिक स्ट्रेटेजी
यूनिक मंत्रा, यूनिक मूल मंत्र, कि देखो भाई ऐसे जाओगे तो सॉर्टेड है, ऐसे जाओगे तो प्रॉब्लम है, रास्ता ऐसे चुनोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, अगर ऐसे ऐसे जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कौन कौन से मूल मंत्र इंदु जो है वो बच्चों को देना चाहेंगी कि भाई ये तरीके अपना लो, तुम्हारा भी 2024 में सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहला डेडिकेशन है। आपका वाई क्लियर है कि आपको क्या करना है, आप पहले वहां से नहीं, क्योंकि बहुत लोग वही उलझे हुए हैं। ये नहीं होगा तो वो ट्राई कर लेंगे, वो नहीं होगा तो वो ट्राई कर लेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बैंकिंग भी करना है, सीजीएल भी करना है, एसएससी भी करना है, होता कुछ नहीं है। पहले तो आप वहां से निकलिए, ये सबसे बड़ी चीज है। एंड द डे यू डिसाइड कि मुझे बैंकिंग ही करना है या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज ये ही करना है, आप उस दिन एक काम कीजिए, उस पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस को उठाइए, बिल्कुल उसको गो थ्रू करिए, डिटेल्स में देखिए। और इसके लिए अशेम्ड बिल्कुल नहीं होना है कि अरे मुझे ये नहीं आता। हो नहीं सकता, नहीं आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस चीज को बिल्कुल निकालिए कि मुझे क्या नहीं आता है, मुझे क्या नीडेड है टू क्वालिफाई द एग्जाम, और मैं क्या चीज मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है या किसके लिए मुझे मेंटरशिप की जरूरत है। फिर आपके पास मैंने तो यूट्यूब को ही बहुत ज्यादा प्रेफर रेफर करके पढ़ा है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पढ़ें या पेड पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, आप अपने टीचर को अपने समझ के अकॉर्डिंग चुनिए। पढ़ाते सभी अच्छा है, हर टीचर की अपनी कोशिश होती है कि वो स्टूडेंट्स को बेटर प्रोवाइड करें या अपने बेस्ट दे दें। तो टीचर को जज नहीं कर सकते हम, लेकिन हमें कौन सी टीचर की बात समझ आती है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं फिर थोड़ा सा वहीं बैक जाऊंगी सर, लेंदी थोड़ा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बैक जाऊंगी इस बात को कहने के लिए अरे आप कि आराम से पूछिए, हम हमें खुद ही आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, तो जी, बच्चे तो बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। रीजनिंग के लिए अगर शायद मैं रीजनिंग में उलझ के रह जाती अगर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया होता। आप टाइम लीजिए, लेकिन अच्छी चीजें अपने लिए चुन के रख लीजिए, और बस उस पर डटे रहिए। अब आपको और कहीं नहीं हिलना है। अगर आपने चूज कर लिया कि अर्पित सर से रीजनिंग पढ़नी है, जस्ट ट्रस्ट ऑन अर्पित सर और बस चलते जाइए। अब ये नहीं है कि अर्पित सर ने 4 क्लास में 4 क्वेश्चंस बस करा दिया तो हम 4 करके पीओ बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं, ये सर खुद भी नहीं क्लेम करेंगे। तो आपको सर ने एक क्वेश्चन बताया है, आप 10 और सवाल ढूंढिए, 10 और सॉल्व कीजिए, अप्रोच करिए, अप्रोच को सीखिए और आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो मेरा तो सर स्ट्रेट वे, एक अगर वन लाइन में मैं कहूँ या बहुत ब्रीफली कहूँ, आप अपना वाई क्लियर कर लीजिए, क्या करना है कर लीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेप है, आप सिलेबस को एक्सप्लोर कर लीजिए, अपना अच्छा बुरा क्लासिफाई कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। सोसाइटी, फ्रेंड भूल जाइए थोड़े दिन के लिए, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, खुश होने की जरूरत नहीं है, बुरा बोल रहा है तो सैड होने की जरूरत नहीं है, लेट देम स्पीक। सिर्फ ये देखिए कि मेरा टारगेट ये है, मैंने खुद को ये 1 ईयर दिया है, जो मैंने खुद को दिया था 1 ईयर, कि मुझे विद इन दिस पीरियड निकालना है। किसी भी XYZ रीजन से अगर आपका एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकेंड टाइम आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप डटे रहे तो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी हुए कि मेरे फ्रेंड ने कहा है कि 4 घंटे पढ़ना है, मैं कल से 4 घंटे की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका बॉडी कहीं फिजिकली आप उस चीज को नहीं कैपेबल नहीं है वर्किंग होकर के, या मेंटली आप रेडी नहीं है, जस्ट बुक खोल करके बैठ के वो 8 9th का दिन चला गया है, तो कंपटीशन वर्ल्ड में ये सब मैटर नहीं करता, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं, मेक श्योर कि आप वो प्रोडक्टिव पढ़ते हैं और वही पढ़ते हैं जो आपको एक्चुअली काम आने वाला है। अदरवाइज वो किसी भी काम का नहीं है कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। थोड़ा सा अनफिल्टर्ड फिर से कहूंगी, प्लीज रिवाइज योर स्ट्रैटेजी, और क्या लैक रह गया, आपको बहुत जरूरत है उस चीज को गेट बैक करके उस चीजों को एक बार अच्छे से एनालाइज करने की, क्योंकि कुछ लैकिंग आपका वहां पर है, आपके मेहनत में नहीं है। आप में भी 8 10 घंटा पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप वो नहीं पढ़ रहे जो एग्जाम की डिमांड है, या आप उस तरीके से नहीं पढ़ रहे जो एग्जाम डिमांड कर रहा है आपसे, जो आपको पीओ के रूट तक या क्लर्क के रूट तक लेके जाने वाला है अल्टीमेटली। तो वो यूजलेस है, ऑल इन वन। आपने टाइम दिया, एनर्जी दिया, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, बट दैट्स द स्ट्रेट अवे आंसर दैट आई कुड हैव गिवन। बहुत शानदार आंसर दिया है इंदु। मतलब मैं एज अ स्टूडेंट मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं होता तो मेरे लिए तो ये रामबाण औषधि हो जाती। मैं आज से ही मतलब फोकस करना स्टार्ट कर देता। तो हमारे बचपन में पिताजी कहा करते थे मेरे कि अगर तुम्हें मिठाई और नीम खाने का मौका दिया जाए तो कोशिश करना कि नीम खाना, है ना। मिठाई तुम्हें आज बड़ा आनंद दे रहा है लेकिन कल बड़े नुकसान होंगे। नीम तुम्हें आज थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन कल तुम्हें इसके फायदे बहुत होंगे। बिल्कुल। तो इंदु आज आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। और हमें बहुत खुशी है कि जितने भी हमने सवाल पूछे हैं बच्चों के,
आपने बहुत बेबाकी से उनके जवाब दिए हैं, और सारे बच्चे जो हैं वो इसे बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। वंस अगेन इंदु, आपको आरआरबी, पीओ की और बैंकिंग के भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मुझे ये उम्मीद है कि अभी आपकी जर्नी यहाँ रुकने नहीं वाली है, अभी आपने आगे भी कई टारगेट सेट किए हुए हैं, है ना। तो मैं जरूर चाहूंगा कि उनको भी आप जल्दी अचीव करें, ताकि उसका भी इंटरव्यू हम एक बार और अच्छे से कर पाए। होप सो। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। और मैं बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी का भी थोड़ा सा भी फायदा हो जाए मेरी बातों से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग मी। और अगर आप किसी भी तरीके से बेनिफिटेड हो जाए मेरी किसी बातों से, तो रियली लाइक मेरे लिए इससे खुशी की बात कुछ भी नहीं है। एंड आई एम वेटिंग कि सर के साथ में आप लोगों के भी इंटरव्यूज देख सकूं नेक्स्ट टाइम। तो बिल्कुल मैं भी बैठ के एंजॉय करना चाहती हूँ आप लोगों की जर्नी, आप लोगों के इंटरव्यूज विद अर्पित सर ऑफ कोर्स। नहीं, ये सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, ये तो मुझे अभी से दिख रहा है ना। और बच्चों के बीच में अच्छा खासा पॉपुलर होने वाला है इंदु, है ना। थैंक और यू सो मच। बच्चों की बहुत जल्दी मुझे डिमांड आने वाली है कि सर वो इंदु मैम को वापस लेके आइए, कुछ सवाल और पूछने हैं उनसे, तो तो अभी से मैं इंदु को ये बोल रहा हूँ लाइव वीडियो में ही कि इंदु देखो, जल्दी ही हम आपका इंटरव्यू दोबारा भी करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो आपको तब भी जो है वो रेडी रहना है। श्योर सर, आई ट्राई कि मैं जितना भी अगर किसी के काम आ सकूं, बिल्कुल आई ऑलवेज बी देयर। और आपके तो बस कहने की देरी है, मैं डिनाई नहीं कर सकती आपको कभी भी, क्योंकि यू हैव रियली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर किया, बट फाइनली आई वाज लाइक कि यहीं से स्टार्ट करें, रीजनिंग यहीं पे काम बनने वाला है, और बन गया। तो नाउ आई एम वर्किंग एज पीओ, तो आपको तो मैं ना बोल नहीं सकती। इसलिए ये इनका बड़प्पन है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें भी खुशी होती है जब स्टूडेंट जो, क्योंकि एज अ टीचर हम मतलब टीचरों का एक अलग पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे पीओ सिर्फ नहीं बनाना है, मुझे एक इंसान भी बनाना है। बिल्कुल। क्योंकि कल आप जब किसी बैंक में जब कार्यरत होते हैं, तो आप एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आप ये समझिए कि कल जैसे अभी इंदु ने कहा कि आपको पोलाइट होना पड़ेगा कस्टमर से, क्योंकि अगर आप पोलाइट नहीं होंगे तो वो जो कस्टमर है ना, वो जाके ये नहीं बोलेगा कि उन्होंने ऐसा बोला, वो सीधे बैंक का नाम लेगा कि मैं वो एसबीआई बैंक में गया था और वहां के जो है वो ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरा ये हमेशा उद्देश्य रहा है कि मैं ना केवल पीओ जो है वो बनाऊं, साथ में एक अच्छा इंसान बनाऊं। और मुझे बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है, बहुत प्राउडली मैं ये कह सकता हूं कि आज अभी तक जहां भी स्टूडेंट मेरे कार्यरत हैं, बहुत एक अच्छी ग्रोथ पे हैं, चाहे वो बैंक की ग्रोथ हो, सेल्फ ग्रोथ हो, और बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ जो है वो लेते जा रहे हैं। और बीइंग अ टीचर हमें इतना ही चाहिए, है ना। हमें बस यही चाहिए कि जो लर्निंग मैंने जिंदगी में सीखी है, जो फेल्योर हमने सीखे हैं जिंदगी में, अगर हम वो आप तक पहुंचा पा रहे हैं, आप उसको लर्न कर रहे हैं, तो एज अ टीचर हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। सो वंस अगेन इंदु, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। सो ये थी हमारे साथ इंदु, जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करी। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और इंदु के साथ होंगे और उनकी भी स्टोरी को बहुत अच्छे से सीख समझ रहे होंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू।